हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स वीक। दोस्तों हम लोग करते हैं अपना चैप्टर नंबर 12 जो कि है बीआरएस। अब बीआरएस के मैंने ऑलरेडी आपको सारे कॉन्सेप्ट कवर कर दिए। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते थे मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया है और प्लस मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2 उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करा दिए हैं। आज जो हम करने वाले हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले। कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बस उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन यानी कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो था क्या था, बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस, यानी जो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस था उसके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो क्वेश्चन करेंगे आज, ये मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे आपके और भी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। उसमें हम करने वाले हमारा क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 18 आपकी टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन की बुक से, जो 2020 की एडिशन है उस बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं हम। ऑन 31 मार्च 2019, यानी जो हमें बीआरएस बनाना है वो 31 मार्च 2019 को बनाना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 31 मार्च 2019। बोला गया कि मर्चेंट सो द बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 1,72,985, यानी जो बैंक ओवरड्राफ्ट शो करा हमारी बुक में 1,72,985 रुपए का शो करा। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद बैंक स्टेटमेंट फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड। ठीक है ना, तो फर्स्ट लिखा हमारा चेक इशूड 60,000 वर नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक टिल 7 अप्रैल 2019। हमने जो चेक इशू किया था 2019 7 अप्रैल तक वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट लेने के लिए। यानी क्या करेंगे आपको, जैसा हम हमेशा करते हैं, यहाँ लिखेंगे कैश बुक और यहाँ हम लिखेंगे पासबुक। बट ध्यान रहे अब जो हमारा कैश बुक का बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, ओवरड्राफ्ट है। तो ये जो मेरा कैश बुक है ये ओवरड्राफ्ट है, और ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी। यानी यहाँ पे जो शो कर रहा है वो लाइबिलिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा। ठीक है सर, अब कह रहा है कि हमने जो चेक इश्यू किया था 60,000 का, वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। इसका क्या मतलब है, अब जरा मुझे बताओ। नॉर्मल केस में इधर देखो, जब मेरे पास कैश बुक नॉर्मल बैलेंस होता है, नॉर्मल का मतलब क्या है, डेबिट यानी फेवरेबल होता है। ये ओवरड्राफ्ट यानी अनफेवरेबल यानी क्रेडिट। आप क्रेडिट बैलेंस बोल लो, ओवरड्राफ्ट बोल लो, अनफेवरेबल बैलेंस बोल लो, तीनों का मतलब सेम है। तो यहां पे जब मेरे पास फेवरेबल यानी डेबिट बैलेंस होता था, उस केस में जब मैं चेक इश्यू करता था तो मेरा बैलेंस डिक्रीज होता था। क्यों, मेरे पास 1,00,000 रुपए है, मैंने 10,000 का चेक दे दिया, बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी आपका है ओवरड्राफ्ट, यानी आपके पास लाइबिलिटी है, और अगर आप चेक इश्यू करो तो लाइबिलिटी और इंक्रीज करेगी। पहले से ही लाइबिलिटी है मेरे पास और मैं और चेक दे रहा हूं तो लाइबिलिटी सिंपल सी बात है इंक्रीज करेगी। आपके पास 20,000 रुपए की लाइबिलिटी है बैंक में, यानी 20,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट है। आपने किसी को 10,000 रुपए का चेक और दे दिया तो क्या हो जाएगा, आपकी सिंपल सी बात है, अब लाइबिलिटी 30,000 की हो जाएगी। अगर बैंक पेमेंट करेगा तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी जब हम ओवरड्राफ्ट के केस में चेक इशू करेंगे तो इस पे क्या इफेक्ट आएगा, इस पे इफेक्ट आएगा, मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी, यानी ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहां पे पासबुक में कोई भी एंट्री नहीं हुई है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो पैसे लेने नहीं आया। तो मैं क्या करूं, अब दोनों में डिफरेंस है ना। तो सर आपने क्या करो, जितना आपने ओवरड्राफ्ट इंक्रीज किया था उतना ही ओवरड्राफ्ट क्या कर दो, फिर से डिक्रीज कर दो। जब आपने चेक दिया था तो ओवरड्राफ्ट इंक्रीज होगा, नॉर्मल केस में डिक्रीज होता, लेकिन ओवरड्राफ्ट केस में रिवर्स चलेगा। मैंने चेक दूंगा तो ओवरड्राफ्ट मेरा इंक्रीज होगा, और जब उसका पेमेंट नहीं हुआ यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से ओवरड्राफ्ट को डिक्रीज करना पड़ेगा। यानी अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहले देखता हूँ बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया हुआ है। तो सर जो बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है 1,72,985, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1,72,985। और फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो क्या लिखेंगे, किस कॉलम में जाएगा ये, तो ये जाएगा सर माइनस वाले कॉलम में। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर देंगे, 60,000 रुपीज माइनस वाले कॉलम में कर देंगे। आई होप कोई दिक्कत नहीं आ रही, बहुत सिंपल है बस। ठीक है, उसके बाद लिखा है चेक अमाउंटिंग 75,000 वर डिपोजिटेड इनटू बैंक बट नॉट वर कलेक्टेड। हमने 75,000 रुपए का चेक बैंक में डिपॉजिट किया था, बट अभी तक उसकी कलेक्शन नहीं हुई है। तो क्या करोगे आप, अब जरा मुझे बताओ, हमने जो बैंक में चेक डिपॉजिट करेंगे तो उस पर क्या इफेक्ट आएगा हमारे ओवरड्राफ्ट पे। तो अगर आप बैंक में चेक डिपॉजिट करते हो तो आपकी ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, मेरा बैंक में लायबिलिटी था और मैंने बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट करके आया,
तो मेरी ऑटोमेटिक लायबिलिटी कम होगी, जितना बैलेंस बैंक में आएगा उतना लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। अगर इतना ज्यादा हो जाए कि लायबिलिटी से भी ज्यादा आएगा फिर प्लस में आ जाएगा। अरे किसी के यहाँ आपके 1,000 रुपए बकाया था, आप उसको 500 रुपए दे के आ गए, तो क्या होगा, 500 रुपए और रह गई आपकी कर्जे, और क्या। यानी जो लायबिलिटी है उसमें अगर डिपॉजिट आप करते जाओगे तो लायबिलिटी कम होने लगेगी। यानी सिंपल सी बात है, अगर मैं डिपॉजिट करूंगा तो मेरी लायबिलिटी यानी ओवरड्राफ्ट कम होगा। बट यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हुई, मैंने चेक डिपॉजिट तो किया बट बैंक ने उसकी कोई एंट्री नहीं किया, यानी बैंक ने कलेक्ट नहीं किया। अब मैं दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करूं, दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करूं, तो सर इसमें कुछ मत करना है, पासबुक तो सोचो ही नहीं। क्यों नहीं सोचे, क्योंकि जिसका बैलेंस दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमें सोचना पड़ता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, पिछले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वीडियो नंबर 4 है, और हर वीडियो में, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में भी और क्वेश्चन वाले वीडियो में भी हर बार मैंने यही कहा है कि जिसका बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग सोचो। तो सर एक काम करो, जो आपने ओवरड्राफ्ट घटाया था यानी जो आपने लायबिलिटी कम की थी, वो लायबिलिटी एक्चुअल में कम होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पैसा उसका तो मिला ही नहीं। तो क्या करूं, वापस से मैं इस लायबिलिटी को बढ़ा देता हूं। यही कर सकता हूं जब मैं इधर कुछ कर ही नहीं सकता, पासबुक का सोचना ही बेकार है क्योंकि बैलेंस कैश बुक का। तो इसका देखो फिर क्या करो, वापस इसको इंक्रीज करो। तो मैं क्या करूंगा, इसको वापस से इंक्रीज कर दूंगा। सर अगर हमने जो चेक डिपॉजिट किया था उसका पैसा मिल गया होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर बीआरएस कोई बात ही नहीं, क्योंकि जितना मैंने डिपॉजिट किया वहां पहुंच गया, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वापस से मैं क्या करूंगा, ओवरड्राफ्ट को प्लस कर दूंगा। तो यहां पे मैं प्लस करूंगा चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, ये लिखा जाएगा यहाँ पे। और अमाउंट कितना लिखा जाएगा, 75,000 प्लस में। ठीक है, अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3। उसके बाद क्या लिखा है, 1,50,000 बीइंग प्रोसीड ऑफ बिल रिसीवेबल कलेक्टेड एंड अपीयर इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। 1,50,000 रुपए किसके द्वारा, बैंक के द्वारा कलेक्ट किया गया है और उन्होंने बैंक पासबुक में एंट्री भी कर दी, लेकिन हमने कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं की है। अब जरा ध्यान से देखो, जब बैंक कलेक्ट करेगा पैसा तो ऑटोमेटिक हमारे बैंक में उतने पैसे वो ऐड कर देगा। इससे इफेक्ट क्या आएगा, अगर पासबुक में पैसे इंक्रीज होंगे तो इसका इफेक्ट सिंपल सा ये है कि हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होगी। अभी समझाया मैंने, तो जब मेरा पासबुक में पैसा इंक्रीज हुआ तो मेरी लायबिलिटी यहां से डिक्रीज होनी चाहिए थी, है ना। जितना पैसा उधर बढ़ेगा उतनी लायबिलिटी घट होगी। सर ये कैसे हो सकता है, इक्वल तो दिख नहीं रहा भाई, इक्वल हो तो रहा है। अच्छा ठीक है, इधर देख लो, ऐसा समझ में नहीं आ रहा। मान लो कि जब यहाँ पे लायबिलिटी शो कर रहा है कैश बुक में, तो पासबुक में तो लायबिलिटी शो कर रहा होगा, यानी ओवरड्राफ्ट शो कर रहा होगा। और जब ओवरड्राफ्ट में 1,50,000 रुपए प्लस किए जाएंगे तो मेरी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, वहां की लायबिलिटी कम हो गई होगी, तो यहाँ की भी लायबिलिटी कम करो, हो गया इक्वल। अगर इसको कैश पासबुक में भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो हो रहा होगा तो फिर ऐसे चलो, क्योंकि अगर पासबुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस है और आपने पैसे डिपॉजिट किए तो पासबुक की क्या हो जाएगी, पैसे कम होने लगेंगे, यानी पासबुक का ओवरड्राफ्ट कम होगा। पैसे डिपॉजिट करो, लायबिलिटी कम होगी, तो यहां से भी कैश बुक से लायबिलिटी कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। और अगर वहां पे ओवरड्राफ्ट नहीं शो हो रहा होगा तो भी सिंपल है, अगर पासबुक में पैसे बढ़ेंगे यानी बैंक में मेरा पैसा कहीं से भी आए तो मेरी लायबिलिटी सिंपल सी बात है कम होगी। ठीक है ना, तो मैं करूंगा, वहां से लायबिलिटी कम हुई तो यहां से भी लायबिलिटी कम कर दो, देखो तो भी हमारा आंसर माइनस ही आ रहा है। ऐसे सोच लो, पासबुक में पैसा बढ़ा तो कैश बुक की लायबिलिटी कम हुई तो भी मेरी माइनस में ही आएगा। मैंने यहाँ पे पैसे को बढ़ा दिया तो यहां भी मेरे को बढ़ाना चाहिए था ना। अगर मैंने पासबुक में 1,50,000 रुपए प्लस की एंट्री की, यानी किसी ने पैसे बैंक में ने सीधे क्रेडिट कर दिया मेरे अकाउंट में 1,50,000 रुपए, तो सर यहां बढ़ गया तो आप यहां भी बढ़ा दो, एक यही रीजन है। लो अब ठीक है, मैंने बैंक ने मेरे किसी बीआर का 1,50,000 रुपए बैंक में क्रेडिट हो गया, यानी पासबुक में इंक्रीज हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको डिक्रीज तो कर नहीं सकते, हम क्या करेंगे, कैश बुक में भी इंक्रीज कर देंगे। और अगर आप कैश बुक को इंक्रीज करोगे तो कैश बुक में है लायबिलिटी यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, अगर आप कैश में पैसा बढ़ाओगे तो आपकी लायबिलिटी घटने लगेगी। तो यानी इसका एक्चुअल जो आएगा, यानी जो इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी क्या हो जाएगी, वो इसका रीजन क्या होगा, ये एक्चुअल ओवरड्राफ्ट मेरा क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, माइनस में आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1,50,000 रुपए माइनस कर देंगे। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया हो। उसके बाद हम करेंगे पॉइंट नंबर 4।
अच्छा 4 ही तो था, कौन सा छूट गया? ये 4 हमने कर लिया, ठीक है। थर्ड छूट गया हमारा, थर्ड देखते हैं। देखो, अ चेक ऑफ 15,000 रिसीव फ्रॉम महेश चंद एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक was dishonored but non-payment advice was not received from the bank till 1st April 2019। एक हमें चेक मिला था थर्ड 15,000 रुपए का, हमने उसको बैंक में डिपॉजिट किया था और डिसऑनर हो गया। अब उसका जो नॉन पेमेंट था, डिसऑनर की जो इन्फॉर्मेशन थी मैं बाद में रिसीव हुई है, यानी बीआरएस हम बनाए 31 मार्च, उस दिन तक हमें रिसीव नहीं हुआ, यानी उस दिन तक डिफरेंस तो था। अब क्या इसका इफेक्ट क्या आएगा? तो जब पासबुक में क्या हो जाएगा, पासबुक में जब पैसा नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक मेरा पासबुक डिक्रीज हो जाएगा। जब हमने चेक डिपॉजिट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैश बुक को और पासबुक को दोनों इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में पासबुक में पैसा तो आया नहीं, तो पासबुक में डिक्रीज हो जाएगा। अब जब यहां डिक्रीज होगा तो इस पे क्या इफेक्ट आएगा कैश बुक पे, तो सर कैश बुक का बैलेंस भी डिक्रीज होगा, और जब कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज होने लगेगा तो मेरा ओवरड्राफ्ट क्या होगा, फिर इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है, आपके पास लायबिलिटी है, पैसा अगर इंक्रीज होगा तो लायबिलिटी डिक्रीज होगा, और अगर पैसा डिक्रीज होगा तो लायबिलिटी इंक्रीज होगा। तो जब पैसा नहीं आया बैंक में तो पासबुक मेरा डिक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से मेरा क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे डिक्रीज तो कैश बुक में भी डिक्रीज, दोनों बराबर हो गया। लेकिन इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका इफेक्ट ये आएगा कि ओडी मेरा बढ़ेगा, ओवरड्राफ्ट मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस केस में हम क्या कर देंगे, 15,000 रुपीज प्लस कर देंगे, यानी ओवरड्राफ्ट को बढ़ा देंगे। पॉइंट नंबर 5, बैंक चार्जेस 1500 एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 8500 अपीयर इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। बैंक ने 1500 रुपए बैंक चार्ज और प्लस इंटरेस्ट के नाम पे 8500 एंड टोटल 10,000 रुपीज बैंक ने क्या कर लिया, हमारे पासबुक से डिडक्ट कर लिया। तो पासबुक में डिडक्ट होगा तो ऑटोमेटिक वहां से पैसा क्या हो जाएगा, 10,000 रुपीज डिक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक से भी डिक्रीज कर देंगे, हो गया इक्वल। अब आपने कैश बुक में बैलेंस को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, और अगर बैलेंस को आप क्या करोगे, डिक्रीज करोगे, तो इसका इफेक्ट ये होगा कि आपका ओवरड्राफ्ट बढ़ने जाएगा, पैसे को घटाओगे ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा। सब बहुत ही इजी है, हर जगह एक ही चीज बोला हुआ है। तो क्या कर देंगे हम, 10,000 प्लस कर देंगे। सर लाइन क्या लिखना, बैंक चार्ज इंटरेस्ट 8500 एंड बैंक चार्जेस 1500, ठीक है ना, 10,000 प्लस हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। Overdraft balance as per cash book 500 on 28 February 2019 was wrongly carried forward as debit balance. In the error noted in time of preparing a bank reconciliation statement as on 31st March 2000 कब 19, हमने क्या किया था, देखो हुआ क्या था, हमने कैश बुक बैलेंस था 500 रुपए का ओवरड्राफ्ट, ध्यान से सुनना इसको क्या हुआ यहाँ पे। अब ओवरड्राफ्ट बैलेंस था कैश बुक का, और हमने जब उसको कैरी फॉरवर्ड किया तो हमने उसको एज अ डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस शो कर दिया। क्या मतलब है सर, मतलब ये है, ये मेरा कैश बुक है, ध्यान से देखो, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कैश बुक बना दिया, ये क्रेडिट साइड है, यहाँ पे कैश, यहाँ पे बैंक, ठीक है, यहाँ पे कैश और यहाँ पे बैंक, और ये मेरा लिखा कैश बुक, डबल कॉलम वाला। अब मैंने आप लोगों को समझाया था, जब मैंने कैश बुक कराया था, कैश बुक भी मैं करा चुका हूँ कंप्लीट, उसके एक एक क्वेश्चन भी करा दिए थे मैंने। तो यहाँ पे जो सीडी आता है इस साइड, अगर यहाँ पे सीडी आ रहा है बाई बैलेंस सीडी, तो ये जो सीडी आता है ये ओवरड्राफ्ट को शो करता है, और अगर इधर सीडी आता है क्रेडिट साइड तो मतलब फेवरेबल बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस को, डेबिट बैलेंस को शो करता है। तो यहाँ पे एक सीडी आया हुआ था 500 का, क्योंकि ओवरड्राफ्ट बोला हुआ था, ये साइड ही आया होगा, तो ये 500 का सीडी आया हुआ था, अच्छी बात है। लेकिन इसको जब हमने ट्रांसफर किया नेक्स्ट बुक में, अगले कैश बुक में, तो जब ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रहा है और इसको अगर आप ट्रांसफर करते हो कैश बुक में, तो इसको इधर साइड शो करना चाहिए था बाय बैलेंस बीडी, यानी क्रेडिट साइड लिखना चाहिए था 500, क्रेडिट साइड 500 लिखना चाहिए था, ये कैश ये बैंक। आपको ये जो बैलेंस है इधर आएगा बाई बैलेंस बीडी, क्रेडिट बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट साइड लिखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इसको जो ट्रांसफर किया है ये डेबिट साइड यहां कर दिया है, ये गलती हुई है। इससे इफेक्ट क्या आएगा,
ध्यान से देखो, हमें लिखना चाहिए था क्रेडिट साइड, अगले यहां से जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस जाएगा, बट मैंने ट्रांसफर कर दिया इसको डेबिट बैलेंस में। इससे इफेक्ट कितने का है, तो इससे इफेक्ट 1000 रुपीज का आएगा। ध्यान से देखना क्यों, क्योंकि सर आपने माइनस वाले बैलेंस को प्लस में दिखा दिया, माइनस वाले बैलेंस को प्लस में दिखा दिया। देखो क्रेडिट बैलेंस का मतलब हम समझते हैं ओवरड्राफ्ट, लेट सपोज मानी माइनस बैलेंस, देखो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है यानी माइनस बैलेंस, ठीक है। तो यहां पे माइनस का 500 रुपए था, अब माइनस का 500 रुपए जो है यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस था 500, इसमें अगर आप 1000 रुपए प्लस करते हो ये इसके डबल, तभी जाके प्लस का 500 आएगा, ठीक है ना। आपने ओवरड्राफ्ट बैलेंस को फेवरेबल बैलेंस यानी डेबिट बैलेंस शो कर दिया, क्रेडिट बैलेंस को डेबिट बैलेंस बना दिया, तो उसमें इफेक्ट 1000 रुपए का आएगा। कौन कौन सा, एक तो 500 जो आपने नेगेटिव को 500 करोगे तो पॉजिटिव आएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस 500 आपने और एक्स्ट्रा दिखाया तब तो जाके 500 आंसर आ रहा है प्लस में। आई बात समझ में ना। तो इसकी वजह से टोटल 1000 रुपए का इफेक्ट आएगा, पहले ये बात समझना बहुत जरूरी है। 1000 रुपए का इफेक्ट तो आया, लेकिन हम करें क्या, अब हम इसको क्या करें, तो देखो इसमें तो पासबुक का कोई लेना देना है नहीं, आपने जो भी एंट्री की है कैश बुक में की है। मतलब क्या है सर आपका, मतलब ये मेरा कि मुझे यहां से अब ओवरड्राफ्ट है, मुझे अपनी क्या करनी थी, यहाँ पे ओवरड्राफ्ट को 500 रुपए से दिखाना था, यानी ओवरड्राफ्ट को बढ़ाना था। यहां तो कोई एंट्री नहीं, लेकिन मैंने इसके अलावा ये नहीं किया, मैंने गलती से पता क्या कर दिया, मैंने अपने ओवरड्राफ्ट को 1000 रुपए से कम कर दिया। क्या कहना चाहते हो सर, आपको ओवरड्राफ्ट में 500 बढ़ाना था, आपने ओवरड्राफ्ट को 1000 रुपए से कम कर दिया। ऐसा कैसे पता चला 1000 रुपए से कम हो गया, क्योंकि आपने क्रेडिट बैलेंस को डेबिट बैलेंस प्लस का 500 दिखा दिया। तो अगर आप एक जो 500 तो नेगेटिव था, मान लो किसी से आपको 500 लेने थे, आप गए और वो आपसे बोला कि मेरे को 1000 तुझे देने हैं, मतलब 500 आप अपने मांगने गए हैं, वो सीधा कह रहा है कि नहीं नहीं तुझे 500 मुझे ही देने थे, 500 आपने उससे मांगने थे, वो क्या कह रहा है कि नहीं भाई 500 ना तू मुझे देगा। आपको अजीब है यार, 500 जो मेरे लेने थे वो भी गए और 500 मैं तुझे और दूं, मतलब मेरा 1000 रुपए का चूना लगेगा, यानी टोटल इफेक्ट कितने आ गया, 1000 रुपए गए, उससे लेने थे वो आपसे मांगने लगा, लेकिन इससे सिर्फ रिवर्स होती, सिर्फ 500 का गैप नहीं 1000 रुपए गैप हो गया ना। तो 1000 रुपए आपने क्या कर दिया, दिखाना था आपको ओवरड्राफ्ट में, ओवरड्राफ्ट में प्लस करने थे, लेकिन आपने क्या कर दिया, सीधा ओवरड्राफ्ट प्लस में दिखाया नहीं, आपने प्लस का 500 रुपए यानी डेबिट बैलेंस 500 का और दिखा दिया, यानी 500 ओवरड्राफ्ट हो भी गया और 500 आपने और बढ़ा दिया, टोटल इफेक्ट आपने 1000 रुपए। अब ये 1000 रुपए क्या होगा, जब आप बढ़ाओगे डेबिट बैलेंस दिखाओगे तो ओवरड्राफ्ट घटने लगेगा। आपने गलती से क्या कर दिया है, अपने बैलेंस को ज्यादा दिखा दिया तो ओवरड्राफ्ट उससे घट गया। अब क्या करें, यहाँ पे तो कोई एंट्री नहीं हुई, तो फिर से मेरे को ओवरड्राफ्ट में 1000 रुपए का प्लस करना पड़ेगा। ये आपको करनी चाहिए थी, आपने नहीं की, आपने ये एंट्री की थी माइनस वाला, तो मैं प्लस वाला कर दूंगा 1000 रुपए। तो ये क्या हो जाएगा, आपको प्लस करना पड़ेगा फिर से 1000 रुपए, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में बहुत अच्छी से आ गया हो, अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लो मेरे से। चलो ये हो गया, अब हम इसको ऐड करते हैं, पहले इसको ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को यहाँ लिखेंगे, फिर इन सब में से इसको माइनस करेंगे, जो यहाँ बैलेंस आएगा मेरा आ जाएगा। आंसर किसका आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे मेरा आएगा बैलेंस एज पर पासबुक, और पासबुक का कौन सा आंसर आएगा, जस्ट अनफेवरेबल से स्टार्ट किया तो उसका भी अनफेवरेबल आएगा, यानी अनफेवरेबल का मतलब क्या है, डेबिट बैलेंस, ठीक है, जिसको हम ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। लो क्लियर है ना सर, ये अनफेवरेबल से स्टार्ट हुआ तो जरूरी है कि हमेशा अनफेवरेबल ही आंसर आएगा, नहीं फेवरेबल भी आ सकता है, चेंज हो सकता है। अगर इधर क्या हो जाए, माइनस वाला ज्यादा अमाउंट आए और प्लस वाले कम, यानी सीडी यहां पे आए तो फॉर्म चेंज हो जाएगा, अगर सीडी यहां पे आएगा तो फॉर्म चेंज नहीं होगा। देखो ये प्लस वाला कॉलम ज्यादा है, माइनस वाला कॉलम कम है, तो सीडी यहाँ पे आंसर आएगा। जब सीडी यहाँ पे आएगा तो आपका जो जिस फॉर्म में शुरुआत है, यानी ओवरड्राफ्ट शुरुआत, ओवरड्राफ्ट ही आंसर आएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि माइनस वाले ज्यादा है, यानी आपका हमने प्लस से शुरू किया था ना और आंसर माइनस में आ रहा है, यानी फॉर्म चेंज हो रहा है, तब हमारा क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट से हमने शुरू किया होगा लेकिन पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस नहीं आएगा, फेवरेबल बैलेंस यानी क्रेडिट बैलेंस आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें दिख रहा है कि यही ज्यादा ये कम है, तो हमने सीधा क्या लिख दिया, अनफेवरेबल ही आंसर आएगा, और यहाँ पे जो आंसर आएगा हम लिख देंगे इसको ऐड करके। टोटल कितना मेरे पास, तो टोटल है 2,73,985, तो यहाँ लिख दो 2,73,985, इसमें से माइनस करता हूँ ये दोनों,
तो टोटल जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 63,985। ठीक है, तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं, 63,985। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर एकदम करेक्ट सही है। एक क्वेश्चन और करेंगे इसी टॉपिक का, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि फॉलोइंग पर्टिकुलर ट्रेडर प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2019। डेट हमने वही लिख रखा है ऑलरेडी। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 52,100। जो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है कैश बुक में कितना है, 52,100 रुपीज है। उसके बाद हमारा ये कौन सा है, ये पॉइंट नंबर 1, यानी फर्स्ट यही है, लिख देते हैं। फिर देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ चेक for 94,400 were deposited into bank, but out of this on one check for 11,160 has been entered into passbook on 5th April। क्या मतलब है इसका, हमने टोटल 94,400 का चेक डिपॉजिट किया था बैंक में, जिसमें से एक चेक जो है वो 11,160 रुपए का वो 5 अप्रैल को पासबुक में उसकी एंट्री हुई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहले के बाकी सारे चेक की एंट्री हो चुकी होगी। सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि मैंने 5 चेक जमा किया, एक चेक आज क्लियर हुआ, तो बाकी चार चेक पहले क्लियर हो चुके हैं। सर ये भी तो हो सकता है कि बाकी 4 चेक क्लियर ना हो, एक अभी क्लियर हुआ, तो ऐसा होगा तो बोलेगा। मैं बोल रहा हूं कि 5 जमा किया था, उसमें से एक आज हुआ है, यानी बाकी का पहले हो चुका है। ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब है, सिंपल सा मतलब ये है, देखो ये है मेरा कैश बुक और ये है मेरा पासबुक। जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं तो हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ता है। ठीक है, पासबुक की बाद में बात करेंगे। तो कैश बुक का मेरा बैलेंस बढ़ता है, लेकिन अभी क्या है, ओवरड्राफ्ट है। तो जब आप पैसा डिपॉजिट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट कम होगा। कैश बढ़ेगा तभी तो ओवरड्राफ्ट कम होगा, अभी पिछले वीडियो में समझा चुका हूं बार बार, इसलिए लंबा वीडियो हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने 94,000 कितने का चेक हमने डिपॉजिट किया था, 94,400 हमने ये डिपॉजिट किया था, जिसकी वजह से मेरा कैश इंक्रीज होना था। तो कैश इंक्रीज होगा तो ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा, तो सिमिलरली ओवरड्राफ्ट इतने से कम हो जाता है, क्योंकि अभी बैलेंस जो है वो ओवरड्राफ्ट का है, तो फिर हम ओवरड्राफ्ट के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। तो मैंने सोचा था कि इतना मेरा ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जितना कैश पहुंचा वो सब पहुंच गया, जितना पहुंचना था सब पहुंच गया, बस कितना नहीं पहुंचा, मेरे पास यहां बोला हुआ है कि 11,160 यानी 11,160 रुपए, इतना बैलेंस यहाँ पे गया ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात, मैंने जितना चेक डिपॉजिट किया था वो सब बैंक में पहुंच गया, तो जितना बैंक में पहुंचा मेरा ओवरड्राफ्ट कम हो गया होगा, पैसे बढ़ते ही ओवरड्राफ्ट कम हो गया होगा। लेकिन ये वाला चेक बहुत लेट गया, यानी 5 अप्रैल को क्रेडिट हुआ है, या और हम बना रहे हैं 31 मार्च को, तो 31 मार्च तक ये चेक क्रेडिट नहीं हुआ होगा। तो ये चेक क्रेडिट नहीं होगा तो इतना पैसा यहाँ पे प्लस नहीं होगा। अगर इतना पैसा यहाँ प्लस नहीं हुआ तो फिर यानी कि हमारा ओवरड्राफ्ट उतना, जितना हमने कम किया था इतना कम नहीं हुआ होगा, इतना पैसा रह गया होगा। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, फिर से इतने को ओवरड्राफ्ट मुझे बढ़ाना पड़ेगा, इक्वल करने के लिए फिर से मुझे इतना ओवरड्राफ्ट इंक्रीज करना पड़ेगा। ध्यान से सोचो, ओवरड्राफ्ट की तरफ सोचो, लायबिलिटी की तरफ। तो ये है, मैं 11,160 रुपए में क्या कर दूंगा, यहाँ पे प्लस कर दूंगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ चेक फॉर 89,580 वर ड्रॉन इन द फेवर ऑफ क्रेडिटर। हमने चेक इशू किया था क्रेडिटर के लिए, ऑफ वन क्रेडिटर 38,580 इन कैश हिज चेक ऑन 7th अप्रैल, वेयर इज अनदर फॉर 4320 हैव नॉट बीन इन कैश। हमने चेक इशू किए थे 89,580 रुपीज की, जिसमें से एक क्रेडिटर था 38,580 रुपए का, उसने 7 तारीख को क्रेडिट अपना इन कैश कराया, यानी 31 मार्च तक उसने इन कैश नहीं कराया था। ठीक है, और एक और क्रेडिटर था 4320 का, उसने तो अभी तक क्रेडिट इन कैश कराया ही नहीं। तो जरा मुझे बताओ, जब हम चेक इशू करते हैं तो मेरा ओवरड्राफ्ट पे क्या इफेक्ट आता है। तो सर जब आप चेक इशू करोगे तो ओवरड्राफ्ट आपकी इंक्रीज होगी, सिंपल सी बात है, पैसे घटेंगे तो ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा। तो हमने क्या किया था, चेक दिया था और अपना ओवरड्राफ्ट बढ़ा दिया था। हमने ओवरड्राफ्ट क्या किया था, बढ़ा दिया था। अब कितने का चेक दिया था, तो हमने जो चेक दिया था कितने का, 89,580, 89,580। अब ओवरड्राफ्ट मेरा बढ़ गया,
अब हुआ क्या, यहाँ पे जो मेरा एक्चुअल पैसे गए हैं, यानी एक्चुअल जो पैसे गए हैं वो कितने गए हैं, एक जो दो चेक था 38 का और एक कितना था, लिख देता हूँ यहाँ पे नहीं तो गलत हो जाएगा, 38,000, और इसको ले ही लो, 38,580, 38,580 एक ये चेक था, और 4320 ये जो दो चेक थे, ये लोग यहाँ पहुंचे ही नहीं पैसे लेने के लिए। मैंने यहां से अपना चेक दिया, ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा, पैसे घटेंगे ना, तो पैसे तो है नहीं यार, ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। जब मेरा ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हुआ यहाँ से, लेकिन यहाँ से मेरा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ना इंक्रीज ना डिक्रीज। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लोग यहाँ पैसे लेने गए नहीं। तो अब मैं क्या करूं, तो मैं करता हूं ये कि ये जो मेरे पैसे ये मेरे अकाउंट से नहीं गए, नहीं गए का मतलब ये है कि मेरा ओवरड्राफ्ट इतने से नहीं बढ़ेगा। यार मैंने किसी को 10,000 रुपए का चेक दिया और मेरे अकाउंट में पैसा नहीं था, तो क्या होगा, तो आपका कैश बुक में लायबिलिटी यानी ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा, लेकिन वो पर्सन यहाँ तक नहीं पहुंचा पैसे लेने, तो मैंने बेकार में अपना ओवरड्राफ्ट बढ़ा दिया था। मैंने जो चेक दिया था उसको 10,000 रुपीज का, मैंने बेकार में अपना वहां पे ओवरड्राफ्ट बढ़ाया। क्यों नहीं बढ़ाया, क्यों बेकार में बढ़ाया? क्योंकि भाई साहब वो पैसे लेने तो गया नहीं, एक्चुअल में ओवरड्राफ्ट तो मेरा बढ़ा ही नहीं, मैंने बेकार में, तो मैं क्या करूंगा, फिर से ओवरड्राफ्ट कम कर दूंगा। तो वही सेम चीज है, ये जो दो चेक हैं यहाँ तक नहीं पहुंचे, यानी मेरा एक्चुअल ओवरड्राफ्ट बढ़ाया ही नहीं गया, कुछ नहीं हुआ, तो वापस से मैं ओवरड्राफ्ट अपना कम कर दूंगा, ये वाला और ये वाला। ये तो लेट आया है और ये आया ही नहीं। अब क्या, ये लेट आया, इसका क्या मतलब है, 31 मार्च तक ये भी नहीं आया था और ये भी नहीं आया था, वो 5 अप्रैल को आया ना, तो 31 मार्च तक तो नहीं आया था, इसका मतलब यही है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मेरे माइनस हो जाएंगे, पॉइंट नंबर 3। और लिखा क्या जाएगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 3850, 3850। उसके बाद कौन सा था, इसका 2 पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लो, ए करके और बी करके, या चाहो तो एक साथ दोनों को ऐड करके भी यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 4320। ठीक है। एक तो पता दिक्कत क्या है, दिक्कत तुम्हारी है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पूरा अच्छे से आना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और वीडियो 10 मिनट की होना चाहिए। मतलब यार कैसे कैसे हो सकता है, या तो वीडियो 10 मिनट के देख लो या फिर कॉन्सेप्ट पूरा देख लो। और मेरे को मैं ये दिक्कत नहीं, मेरे को 5 घंटे वीडियो बनाने में प्रॉब्लम है, मेरे को प्रॉब्लम इस बात से होती है कि पूरा कॉन्सेप्ट कराओ तो बोलते हो सर 2-2 घंटे की वीडियो बना देते हो, इतनी बड़ी वीडियो कौन देखेगा, और अगर छोटा वीडियो बनाओ तो बोलते सर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ, सर क्वेश्चन ही नहीं हुआ, यार कैसे होगा। मैं चाहता हूँ कि यार पढ़ने बैठे हो, 5 घंटे की वीडियो बने, क्या फर्क पड़ता, पढ़ना है तो पढ़ो। 10 घंटे की वीडियो बन रही है, यार पढ़ रहे हैं ना बच्चे, पढ़ने वाले तो यही ट्यूशन जाओगे पैसे दे के 2 घंटे पढ़ के आओगे, सर 2 घंटा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, 2 घंटे पढ़ाया, लेकिन यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में 1 घंटे की वीडियो बन जाए ना, 1 घंटे की वीडियो बना रहे हैं, पता नहीं क्या है। एक घंटे की वीडियो बनाई जाती ताकि तुम्हें समझ में आए, मेरे को क्या करना है, मेरे को तो मैं 5 मिनट में बता खत्म कर सकता हूँ। चलो इधर देखो, थर्ड हो गया हमारा, थर्ड के बाद देखो पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है। As per instruction to the bank, 28 March paid out of 10,500 to the creditor, but mistake the same has not been entered in cash book. 10,500 की पेमेंट कर दी थी बैंक ने हमारे कहने पे क्रेडिटर को, तो 10,500 का जब पेमेंट हुआ होगा तो वहां से बैलेंस डिक्रीज हो गया होगा। तो जब मेरा बैलेंस डिक्रीज होगा उसका इफेक्ट ये आएगा, उसका इफेक्ट ये आएगा कि ओडी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, जब पासबुक का बैलेंस खत्म होगा तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ने लगेगा, तो मुझे कैश बुक का ओवरड्राफ्ट भी बढ़ाना चाहिए था, बट हमने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं की, तो हम एंट्री कर देंगे, बढ़ा देंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो हम क्या कर देंगे, इसको प्लस में कर देंगे 10,500। उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट ऑन 25 मार्च डेटर डिपॉजिट डायरेक्टली इनटू बैंक 9,000 बट सेम नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्या किया था, एक डेटर ने डायरेक्ट हमारे बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया था, तो जरा मुझे बताओ क्या इफेक्ट आएगा। बैंक में डायरेक्ट पैसा डिपॉजिट करेगा, कितना डिपॉजिट किया था इसने, आई थिंक 9,000 रुपीज। तो डेटर ने जो हमारे बैंक में डिपॉजिट किया था उससे मेरा क्या होगा, पासबुक इंक्रीज होगा, पासबुक इंक्रीज होगा तो ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ भी ओवरड्राफ्ट मेरे को क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए ताकि बराबर हो जाए। तो क्या करेंगे, इसको 9,000 हम माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 6, इन द मंथ ऑफ मार्च द बैंक विदाउट एनी इंटीमेशन डेबिट हिज अकाउंट 120 एंड बैंक चार्ज एंड क्रेडिटेड सेम 180 रुपीज इंटरेस्ट। बैंक ने बिना किसी इंफॉर्मेशन दिए हुए 120 रुपए बैंक चार्ज के नाम पे डेबिट कर लिया। तो बैंक जब हमारे अकाउंट से पैसा डेबिट करेगी तो उसका क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ये होगा कि पासबुक कम हो जाएगा,
जब पासबुक कम होगा तो मेरा ओवरड्राफ्ट बढ़ने लगेगा, पैसा कम हो रहा है ना तो लायबिलिटी बढ़ेगी, तो यहां से मेरे को क्या करनी पड़ेगी, लायबिलिटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। यानी पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक चार्जेस। ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, कितना 120 रुपए। यहाँ पे एक और पॉइंट है, उसके बाद उसने क्या कहते हैं 120 रुपए डेबिट तो किया था लेकिन 180 रुपए इंटरेस्ट भी दिया था। जब वो इंटरेस्ट देगा तो क्या होगा, हमारा पैसा बढ़ेगा, जब पैसा बढ़ेगा तो मेरा ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा, कम होगा। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, ओवरड्राफ्ट को कम कर देंगे, कितने 180 रुपए। और दूसरा मेरा इंटरेस्ट, ये अब इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस कितना 180 रुपए माइनस में। उसके बाद हमारा क्या है, लास्ट पॉइंट है, कैश डिपॉजिट 5780 इन बैंक वाज रिकॉर्डेड एज 7580, द एरर वाज रेक्टिफाइड बाय द बैंक बिफोर 31 मार्च 2019। हमने क्या किया था, कैश डिपॉजिट किया था, कितने का डिपॉजिट किया था सर, तो हमने जो डिपॉजिट किया था वो किया था कितने का, 5780 का, यानी 5780 डिपॉजिट हमने किया था। जो बैंक ने ना उसको रिकॉर्ड कर दिया था 7580, तो डिफरेंस तो है, हमने ये डिपॉजिट किया, बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन इस गलती को बैंक ने 31 मार्च से पहले ठीक कर लिया था। यानी जिस दिन हम बीआरएस बना रहे हैं उस दिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक ठीक कर चुका था, यानी इसकी कोई भी एंट्री हम नहीं करेंगे। क्लियर, तो ये हमारा इतना ही एंट्री होगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया हो। अब हम देखते हैं, इसको ऐड करते हैं और इसका बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस किसका निकलेगा, कैश बुक से स्टार्ट हुआ तो पासबुक का निकलेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, कौन सा बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस, यानी ओवरड्राफ्ट निकल के आएगा। इन सबको ऐड करो और इनमें से इन सबको माइनस कर दो, तुम्हारा आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। देखते हैं कितना, 52,100 प्लस 11 73 880 73 880, इसमें से माइनस करो इन सबको, 38 580 4320 9180 21 800, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 21 800 थे, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हमारा एक टॉपिक और जो है बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट, उसका कॉन्सेप्ट हो चुका है, उसी कॉन्सेप्ट का सिर्फ क्वेश्चन बाकी है, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में उसका हम 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे ताकि वो भी और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। टोटल अब तक हमारी 4 वीडियो हो चुकी है, 2 वीडियो में कॉन्सेप्ट किए और 2 वीडियो में क्वेश्चंस किए। ठीक है, दोनों वीडियो, फर्स्ट वाली जो है वीडियो 2 उसमें कॉन्सेप्ट है और फर्स्ट लास्ट के 2 जो वीडियो है उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना दोस्तों के साथ, ताकि हम भी ग्रो कर सके और आपकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।